गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे, 4 नंबर चैप्टर में जो है हमने सबसे स्टार्टिंग के अंदर प्रतिरक्षी विधियाँ जो थी उनकी हमने बात कर ली। 2 प्रकार की हमने पढ़ी, स्वाभाविक और उपार्जित प्रतिरक्षी विधियाँ जो है उनकी हमने बात कर ली। आज हम आगे का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी की जो हम बात करने वाले हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रतिजन को इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और प्रतिरक्षी को क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी बोला जाता है। हम सबसे पहले प्रतिजन की बात करने वाले हैं, जो एंटीजन है उसकी बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एंटीजन की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए एंटीजन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो वह बाहरी रोगाणु अर्थात ऐसे पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, यह इन्हें बाहरी रोगाणु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाहरी रोगाणु बोला जाता है। और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, किसमें प्रवेश होने के बाद? शरीर में प्रवेश करने के बाद में बी लसिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर क्या करते हैं? प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं प्रतिजन। और प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्रतिजन से क्रिया करके और क्रिया करने के कारण जो है निर्मित होती हैं। सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षी एक प्रकार के रोगाणु और प्रतिरक्षी जो होते हैं वो उनको नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं। अब हम विस्तार से इनकी बात करते हैं कि प्रतिजन जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए प्रतिजन की जब हम बात करते हैं तो साधारण रूप से ये बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो है वो होते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका। इनका आणविक भार जो होता है, क्या आणविक भार की अगर हम लोग बात करें तो इनका आणविक भार है वो 6000 डाल्टन अथवा इससे भी ज़्यादा होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, 6000 डाल्टन या इससे भी क्या होता है? ज़्यादा है वो होता है। साथ ही आपको बता देता हूँ ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, अर्थात ये इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो विभिन्न रासायनिक जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। इन पदार्थों से मिलकर ये क्या है? बने हुए होते हैं। ये शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाओं भी जो है उनको संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। और शरीर में प्रविष्ट होने के बाद प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा से होता है। अर्थात जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा कौन सी होती है? जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले प्रतिजन का सामना किससे होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है उसके जो प्रतिरक्षी निर्मित होती है उससे इसका सामना जो है वो होता है। इसके बाद प्रतिजन जो है विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करती है। इसके बाद में जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो है उसको क्या करती है? सक्रिय करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रतिजन जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा से संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी एक्टिविटी, ठीक है। ये क्रिया जो है वो उनके द्वारा होती है। किनके द्वारा? इनके द्वारा होती है। प्रतिजन की ओर अगर हम बात करें तो प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से जो प्रतिक्रिया है वो नहीं करता है। इसके अंदर क्या होता है? कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। भाई प्रतिजन जो होता है वो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा, ठीक है। इसे ही प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया बोलते हैं। लेकिन प्रतिजन जो होता है वो क्या करता है? संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, वो केवल विशिष्ट अंश प्रतिरक्षी के विशिष्ट अंश से ही क्या करते हैं? जुड़ते हैं। इन विशिष्ट अंशों को कहा जाता है एंटीजनी निर्धारक, या इनको एपिटोप बोला जाता है। या इनको क्या बोला जाता है? एपिटोप बोला जाता है। जब हम एंटीबॉडी की संरचना पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जो एपिटोप नाम है वो आएगा। तो एंटीजनी निर्धारक या उनको एपिटोप जो है वो बोला जाता है। प्रोटीन में अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 8 एमिनो अम्ल, कितने?
6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। ठीक है, किसके रूप में? एंटीजनी निर्धारक के रूप में पाई जाती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं और इनकी संख्या को एंटीजन की क्या कहा जाता है? संयोजकता। जरूरी नहीं है एक प्रोटीन में एक ही एंटीजनी निर्धारक हो, कई हो सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है? एंटीजन की संयोजकता। क्या बोला जाता है? संयोजकता। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या अधिक होती है। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं, जीवाणुओं के अंदर बात करते हैं, तो कितनी होती है? 100 या 100 से अधिक। 100 या क्या होती है? 100 से अधिक संख्या जो है वो इनकी होती है। अब बात करते हैं आगे। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि जो है वो 4 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में जो है वो पूर्ण होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि के अंदर इनका जो है विभेद करना। दूसरा, बाह्य प्रतिजन के ऊपर जो एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिका द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करना। 3 नंबर जो है वो प्लाज्मा सेल्स द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण करना, स्पेशल एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर है प्रतिजन प्रतिरक्षा। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया तथा कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश करना, CMI। कल भी ये नाम आया था, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा जो प्रतिजन है उसका क्या कर देना? विनाश कर देना। तो ये विनाश की, प्रतिजन के विनाश की 4 विधियां थी जिससे जो है प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी इतनी बात पढ़ने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। किसको नष्ट करने का? प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य जो है वो करते हैं। इसके बाद में है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की बात करते हैं तो इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन भी इनको जो है वो बोला जाता है। शॉर्ट में अगर बात करें, संक्षिप्त में इसको IG बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबिन, IG इनको जो है वो बोला जाता है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। किसके द्वारा? प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनी हुई क्या होती हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो होती हैं, जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाई जाती हैं। किसके अंदर? ब्लड्स एंड अन्य जो लिक्विड मैटर होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने का कार्य करती है। अभी बात की हमने उसको पहचानने का और साथ में उसको निष्प्रभावी करने का कार्य करती है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? पेराटोप। प्रतिजन से क्रिया करेगा और प्रतिजन प्रतिरक्षी से जुड़ेगा उसे एपिटोप बोला जाता है। 2 शब्द हैं, पेराटोप और एपिटोप। ठीक है, ध्यान रखना इनका। प्रतिरक्षी की संरचना की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी की संरचना की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, प्रतिरक्षी का जो आकार है अंग्रेजी के वाई आकार का होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के वाई आकार की इसकी संरचना होती है। ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से, स्ट्रक्चरल यूनिट से बनी हुई होती है। किससे? 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 बाहरी व बड़ी और 2 हल्की व छोटी इकाइयाँ होती हैं। बाहरी व बड़ी को बड़े S से लिखा जाता है और छोटी व हल्की को किससे लिखा जाता है? बड़े L से लिखा जाता है। तो 2 तो H और 2 L होती हैं। बात करें तो ये दोनों ही श्रृंखलाएं जो चारों जो संरचनात्मक इकाई होती हैं ये
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी श्रृंखलाएं होती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर, एक तो भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर क्या करते हैं? एक द्विउलक का निर्माण करती हैं, जिसे HL कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? HL द्विउलक जो है वो कहा जाता है। दो द्विउलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का, ऐसे दो द्विउलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अर्थात 1HL और 1HL मिलकर क्या करते हैं? 1 एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो करते हैं, एक प्रतिरक्षी का जो है वो निर्माण करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी अणु दो समरूपी अंतरांशों से मिलकर बना होता है और दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से संयोजित रहते हैं। कौन से बंध द्वारा? डाइसल्फाइड बंध द्वारा क्या रहते हैं? बंधित जो है वो रहते हैं। प्रत्येक अर्धांश एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना हुआ होता है। एक H से व एक L से मिलकर बना हुआ होता है, मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। अब देखिए बात करते हैं, प्रत्येक अर्धांश जो है उसमें H तथा L श्रृंखलाओं को भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़ा हुआ रहता है। बाहरी श्रृंखला जो है वो 440 एमिनो अम्लों, बाहरी श्रृंखला H वाली श्रृंखला है वो 440 एमिनो अम्ल, और जो हल्की है वो 220 एमिनो अम्लों से बनी हुई होती है। कितने एमिनो अम्लों से? 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। इसके साथ अगर बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी रहती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कौन सी श्रृंखला? कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जो है वो जुड़ी हुई रहती है तथा प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। एक तो अस्थिर भाग होता है और एक कौन सा भाग होता है? स्थिर भाग होता है। स्थिर भाग की अगर बात करते हैं, अस्थिर भाग की अगर बात करते हैं तो वो प्रतिजन का भाग होता है, जहाँ पे कौन क्रिया करता है? प्रतिजन क्रिया करता है, और इससे NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। किसकी तरफ? NH2 अंश की तरफ पाया जाता है और इसे FAB भी कहा जाता है। इसके अलावा स्थिर भाग की बात करते हैं तो इस पे COOH श्रृंखला जो है वो जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तथा इसको हम FC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको तो FB और इसको FC जो है वो बोल सकते हैं। प्रतिरक्षी जो हैं वो वायु स्वरूप की दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल जो है वो लचीले होते हैं, बीच में इनको जोड़े रखती हैं, जिसे कब्जे या हिंज कहा जाता है। कब्जे या क्या बोला जाता है? हिंज जो है वो बोला जाता है। और लचीले होने के कारण ये हिंज जो है वो प्रतिरक्षी के स्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु में जो है आसानी से समाहित कर अभिक्रिया करने का कार्य जो है वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है इसकी प्रतिरक्षी की संरचना जो होती है, आपको इस चैप्टर से करना क्या है वो याद रखना। आपको संरचना रटनी नहीं है, इससे बनने वाले छोटे क्वेश्चन जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि छोटे क्वेश्चन जो हैं वो कौन से बनने रहे। उन छोटे क्वेश्चनों से परीक्षा में आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके? जो छोटे क्वेश्चन हैं वही इस चैप्टर से परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रतिरक्षी की वाई आकार की संरचना जो वो होती है। ठीक है, इसके नामकरण की बात करते हैं तो ये तो NH2 वाला भाग हो गया। कौन सा? NH2 अस्थिर वाला भाग हो गया। ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये इनके हिंज या कब्जे आप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं आपस में। ठीक है, और ये नीचे वाला भाग जो COOH होता है।